नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में संस्कृत का मॉडल पेपर मैं आपके सामने धांसू तरीके से प्रस्तुत करूंगा। ये सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे और 30 में से दोस्तों जो 15 प्रश्न होगा आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू टपकेगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो का एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न, मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है शास्त्र, बी में लिखा हुआ है विवेक, और सी में लिखा है धन, और डी में लिखा है ज्ञान। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? तो शास्त्र कराता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, विवाह एक संस्कार होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है अपवित्र, बी में लिखा है पवित्र, और सी में लिखा हुआ है शुद्ध, और डी में लिखा हुआ है निर्मल। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि विवाह एक संस्कार होता है तो पवित्र होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन हैं? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है गुरु गोविंद सिंह, बी में लिखा हुआ है तेज बहादुर सिंह, और सी में लिखा हुआ अमर सिंह, और डी में लिखा हुआ मनमोहन सिंह। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, रामप्रवेश के पिता थे। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है धनी, बी में लिखा है निर्धन, और सी में लिखा है विद्वान, और डी में लिखा है कवि। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि रामप्रवेश के पिता थे तो निर्धन थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर, किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है? ऑप्शन ए में लिखा है असाधक को, बी में लिखा है साधक को, और सी में लिखा है राजा को, और डी में लिखा है मूर्ख को। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है? तो साधक को मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा जो बी होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? ये प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ 4, बी में लिखा हुआ 5, और सी में लिखा हुआ 6, और डी में लिखा हुआ 8। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों भारतीय कुल संस्कार कितना है? तो 16 है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है कि भारतीय कुल संस्कार कितना है? तो 16 है। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7वां नंबर, कर्ण के पिताजी का नाम क्या था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सूर्य, बी में लिखा हुआ है शिव, और सी में लिखा हुआ है विष्णु, और डी में लिखा हुआ है राम। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि कर्ण के पिताजी का नाम क्या था? तो सूर्य था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कर्ण का माता जी का नाम दोस्तों क्या था? तो कुंती था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब कर्ण दोस्तों बहुत ही दानशील व्यक्ति थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर, किसने कहा था कि पाटलीग्राम एक दिन महानगर बनेगा? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बुद्ध, बी में लिखा हुआ है सुखदेव, और देखिए सी में लिखा हुआ है शंकराचार्य, और डी में लिखा हुआ है कालिदास। तो आपको ये प्रश्न में बताना है दोस्तों कि किसने कहा था कि पाटलीग्राम एक दिन महानगर बनेगा? तो भगवान बुद्ध कहे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर जीवन में कोई कष्ट आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, कोई आपका कंडीशन को देखकर आपका मजाक उड़ाता है, तो दुखी मत होइए मेरे प्यारे साथियों, निराश मत होइए। खुद से वादा कीजिए कि ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, वादा है कि ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा उन्हें मुझसे मेरा वक्त लेकर। ठीक है, और पूरी शिद्दत और जुनून के साथ पढ़ाई कीजिए और 450 प्लस मार्क्स लाइए, और जिन्होंने आपका मजाक उड़ाया था उससे दिखा दीजिए
ये हम में भी कुछ क्षमता है। ठीक है, आइए अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 9 नंबर। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ई में लिखा है पटना, बी में लिखा है पंजाब, और सी में लिखा है हरियाणा, और डी में लिखा है द्वारिका। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो पटना में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10 नंबर। आर्य का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सभ्य, बी में लिखा है असभ्य, और सी में लिखा हुआ है श्रेष्ठ, और डी में लिखा है सामान्य। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि आर्य का अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है आचरण से, बी में लिखा है व्यवहार से, और सी में लिखा हुआ है संस्कार से, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है? तो संस्कार से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए में लिखा हुआ 1855 में, बी में लिखा 1865 में, और सी में लिखा 1875 में, और डी में लिखा 1883 में। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी? तो 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे कि स्वामी दयानंद की जन्म कब हुआ था, तो स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ था। ठीक है, आपको इसको याद रखना है कि स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। टंकारा ग्राम किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में लिखा बिहार में, बी में लिखा गुजरात में, और सी में लिखा मध्य प्रदेश में, और डी में लिखा उत्तर प्रदेश में। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि टंकारा ग्राम किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ गुजरात में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। बीरेश्वर कौन था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मिथिला के राजा, बी में लिखा है मिथिला के राजकुमार, और बी सी में लिखा हुआ मिथिला के मंत्री, और डी में लिखा है मिथिला का संतरी। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि बीरेश्वर कौन था? तो मिथिला के मंत्री था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की है? ऑप्शन ई में लिखा है पटना, बी में लिखा है चेन्नई, और सी में लिखा है कोलकाता, और डी में लिखा है मुंबई। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की है? तो मुंबई में की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। सारा प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो का एक भी प्रश्न आप स्किप ना करें, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखें। ठीक है, और दोस्तों अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, नहीं किए हैं तो रेड बटन दबाकर आप हमारे चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर ले। ठीक, देखिए 16 नंबर प्रश्न कहता है यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? ऑप्शन ए में लिखा है मनुष्य के द्वारा, बी में लिखा है वीरों के द्वारा, और सी में लिखा है दानव के द्वारा, और डी में लिखा है परमात्मा के द्वारा। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? ऑप्शन ई में लिखा हुआ कवि, बी में लिखा है ऋषि, और सी में लिखा हुआ है पशु, और डी में लिखा है देवता। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो ऋषि करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ताजमहल,
बी में लिखा है गोल घर और सी में लिखा है राजमहल और डी में लिखा है जल मीनार। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है, तो गोलघर प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पटना, बी में लिखा है गया और सी में लिखा है बक्सर और डी में लिखा हुआ है आरा। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि महावीर मंदिर कहाँ स्थित है, तो पटना में स्थित है महावीर मंदिर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर, रामायण के रचनाकार कौन हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है महर्षि व्यास, बी में लिखा है वाल्मीकि और सी में लिखा है कालिदास और डी में लिखा है तुलसीदास। तो आपको बताना है दोस्तों कि रामायण के रचनाकार कौन हैं, तो वाल्मीकि हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर, कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है बसंत ऋतु में, बी में लिखा है वर्षा ऋतु में और सी में लिखा हुआ है ग्रीष्म ऋतु में और डी में लिखा है शरद ऋतु में। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो शरद ऋतु में कैमुदी महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर, पथिक कहाँ फंस गया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है मध्य जेल में और बी में लिखा हुआ है समतल भूमि पर और सी में लिखा हुआ है कीचड़ में और डी में लिखा हुआ है जंगल में। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि पथिक कहाँ फंस गया, तो कीचड़ में पथिक फंस गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर। और दोस्तों आपको जो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे नोटबुक पर आप नोट कर लें और उसे अच्छी तरीके से याद कर लें। दोस्तों अगर जो आप अभी से ये काम को आप करते चलते हैं तो फाइनल बोर्ड परीक्षा आते आते आपको बहुत सारा प्रश्न याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप 450 प्लस मार्क्स स्कोर जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसलिए जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक पर आप नोट कीजिए और अभी से उसे आप याद करते चलिए। ठीक है, और दोस्तों अगर जो आप हमारे अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको सारा प्लेलिस्ट, सारा सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसमें जाकर आप देखिए, आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न वहाँ मिलेगा जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 450 प्लस मार्क्स लाने में काफ़ी आपको मदद करेगा। ठीक है, इसलिए एक बार आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जरूर विजिट करें और एक बार उस वीडियो का आप जरूर देखें। ठीक, देखिए अब 23 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। इसमें पूछा है कि जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए में लिखा है शांति, बी में लिखा है विश्व कल्याण और सी में लिखा है सद्भावना और डी में लिखा है ये सभी। तो ये प्रश्न में आपको बताना है कि जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो देखिए शांति भी होना चाहिए और विश्व कल्याण भी होना चाहिए और सद्भावना भी होना चाहिए, यानी कि राइट आंसर जो होगा हमारा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 24 नंबर, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। ऑप्शन ई में लिखा हुआ है रामायण से, बी में लिखा है महाभारत से और सी में लिखा है विष्णु पुराण से और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो रामायण से संकलित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 25 नंबर, गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कृष्ण सेतु, बी में लिखा इंद्र सेतु और सी में लिखा गांधी सेतु और डी में लिखा नेहरू सेतु। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है, तो दोस्तों गांधी सेतु का निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 26 नंबर,
करमवीर कौन था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है राम प्रवेश राम, और बी में लिखा है शिव कुमार, और सी में लिखा है भगत राम, और डी में लिखा है जयराम। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि करमवीर कौन था? तो राम प्रवेश राम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 27 नंबर, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 15 दिन, बी में लिखा हुआ है 16 दिन, और सी में लिखा है 17 दिन, और डी में लिखा है 18 दिन। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? तो 18 दिन तक चला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। 28 नंबर, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 5, बी में लिखा है 6, और सी में लिखा हुआ है 4, और डी में लिखा हुआ है 3। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो 4 थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 29 नंबर, भिखन टोला को देखने के लिए कौन आए? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है लेखक, बी में लिखा है कवि, सी में लिखा है शिक्षक, और डी में लिखा है महात्मा गांधी। तो ये प्रश्न में आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों कि भिखन टोला को देखने के लिए कौन आए? तो शिक्षक आए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 30 नंबर, वेद कितने प्रकार के होते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ 1, बी में लिखा है 4, और सी में लिखा है 5, और डी में लिखा है 8। तो ये प्रश्न में आपको बताना है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न जो है दोस्तों HW का प्रश्न है, ये आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको सही लगेगा। ठीक है, देखिए प्रश्न कहता है कि भारतीय संस्कार कुल कितना है? ऑप्शन ए में लिखा है 15, बी में लिखा हुआ है 16, और सी में लिखा है 18, और डी में लिखा हुआ है 20। तो चारों ऑप्शन में दोस्तों जो ऑप्शन आपको सही लगेगा इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, आपका रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, क्योंकि दोस्तों आपके लिए मैं एक एक वीडियो काफ़ी मेहनत के बाद बना पाता हूँ। इसलिए वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।